1, 2, 3, come on. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए स्टार्ट करते क्वेश्चन। जो मैंने कल आपको क्लोजिंग स्टॉक समझाया था वो मैंने आपको थ्योरेटिकल समझाया था। अभी उसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होता है। तो इसके लिए आपको ये पहले क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है। तो क्लोजिंग स्टॉक लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता क्या है। तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है बेटा जो भी एट द एंड ऑफ ईयर, जो भी ईयर के आखिरी में जो भी गुड्स बचती है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अभी यहाँ पे कंसाइनर जब कंसाइनर को गुड्स सेंड करेगा तो जरूरी है क्या पूरे के पूरे वो गुड्स सोल्ड हो करके कुछ गुड्स बच भी सकता है ना। तो जो गुड्स बचेगा उस अमाउंट को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे वैल्यूएशन किया जाता है, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था एसी का कि आपने एसी परचेस किया था तो एसी को सेटअप करने के लिए जो 2000 रुपये खर्चा आया था, जैसे आपकी एसी थी 30,000 की, तो 30,000 रुपीज़ की एसी, बट उसको घर में इंस्टॉल करने के लिए आपने लेबर को चार्जेस दिए थे 2000 रुपये, तो आपकी एसी की कॉस्ट कितनी बढ़ गई बेटा 32,000, क्योंकि वो वन टाइम खर्चा था। तो वैसे से यहाँ पे जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते तो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते टाइम हमें एक्सपेंसेस को प्लस करना पड़ता है। तो कौन से एक्सपेंसेस प्लस करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो जब हम कोई भी चीज़ें का कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस लेना पड़ता है नॉन रिकरिंग। कौन से लेना पड़ता है बेटा, नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हेडिंग डालना है यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये मैंने आपको बताया था। तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है बेटा, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला उसका गुड्स सेंड माइनस एबनॉर्मल लॉस माइनस सेल, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गुड्स सेंड, फिर उसके बाद एबनॉर्मल लॉस और उसके बाद सेल। तो यहाँ पे जो भी यूनिट बचेगा वो आपका आएगा क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले स्टेप में लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स, सेकेंड स्टेप में प्लस करते एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनिंग। ऐसे आपके एक्सपेंसेस यहाँ पे प्लस होंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स। पहले स्टेप में निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स कि उस पर्टिकुलर गुड्स की कॉस्ट कितनी है। उसके सेकंड प्लस करेंगे एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर और उसके बाद प्लस करेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनिंग। देखेंगे अपन, मैंने एक्सपेंसेस का लिस्ट आपको बताया था। एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है रिकरिंग, एक क्या होता है बेटा रिकरिंग, और एक होता है आपका नॉन रिकरिंग। तो देखिए रिकरिंग मतलब ऐसे खर्चे जो आपको बार बार करने पड़ते हैं उसको बोलते हैं रिकरिंग, और नॉन रिकरिंग मतलब ऐसे खर्चे जो आपको वन टाइम करना पड़ता है उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। अभी जब हम कैलकुलेशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का तो यहाँ पे कौन से खर्चे ले जाते हैं बेटा, नॉन रिकरिंग। कौन से ले जाते हैं बेटा, नॉन रिकरिंग, जो एक बार करना पड़ता है उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। तो मैंने आपको बताया था दो पार्टी होती है, एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी। ठीक है, तो जो कंसाइनर खर्चे करेगा तो कंसाइनर के पूरे खर्चे कौन से रहेंगे बेटा, नॉन रिकरिंग। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा कंसाइनर के खर्चे। तो यहाँ पे जितने भी खर्चे रहेंगे वो अपने को यहाँ पे पूरे के पूरे लेना पड़ेगा, बिकॉज कंसाइनर जो भी खर्चा करेगा वो कंसाइनर के पूरे खर्चे होते हैं नॉन रिकरिंग, क्योंकि वो वन टाइम खर्चा कर रहा है। कंसाइनमेंट को सेंड करने के लिए एक ही बार खर्चा किया जाएगा, इसलिए उसको इसके जो खर्चे रहेंगे वो कौन से रहेंगे, नॉन रिकरिंग। इसलिए वहाँ पे पूरे के पूरे खर्चे प्लस किए जाते हैं। लेकिन जब आप बात करेंगे कंसाइनी की तो कंसाइनी के खर्चे रिकरिंग भी होते हैं बेटा और नॉन रिकरिंग भी होते हैं। तो हमें जब कंसाइनी के खर्चे की लिस्ट देखना पड़ेगा तो वहाँ पे अपने को रिकरिंग अलग करना पड़ेगा और नॉन रिकरिंग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कंसिडर किया जाता है, रिकरिंग नहीं। तो यहाँ पे नॉन रिकरिंग कौन से रहेंगे और रिकरिंग कौन से रहेंगे ये आपको है, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरा बेसिक, मैं आपको पूरा बेसिक लिख के दूंगा, वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, उसमें सारी डिटेल में आपको लिख के दूंगा। तो डिटेल में एंट्री लेजर सब मैं आपको लिख के दूंगा, वो आप लिख लेना तो आपको काम में आएगा। वहाँ पे एक्सपेंसेस की लिस्ट भी रहेगी, सब रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। तो देखिए सबसे पहले गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 200 यूनिट। कितने यूनिट से बेटा, 200 यूनिट मार्क कीजिए। इसको जहाँ जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे मार्क कीजिए। कितने यूनिट सेंड किया उसने, 200 यूनिट सेंड किया। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 200 यूनिट ऑफ ₹150, और एक का कॉस्ट कितना है बेटा, 150। तो देखिए कंसाइनर ने कितने यूनिट सेंड किया, 200, और एक का कॉस्ट कितना है 150।
तो देखिए सबसे पहले 200 यूनिट ऑफ 150 ईच, पर यूनिट का मतलब होता है 150 ईच, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, तो ये किसके खर्चे बेटा, कंसाइनर के खर्चे। तो मैं यहाँ पे कंसाइनर के खर्चे लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए कंसाइनर, तो कंसाइनर ने कौन कौन सा खर्चा किया, तो देखिए सबसे पहले फ्रेट, फ्रेट कितना है 1500, मरीन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस कितना है 850, उसके बाद लोडिंग चार्जेस, तो यहाँ पर आप लिखेंगे लोडिंग चार्जेस कितना है 250, तो ये हो जाएगा आपका 1500, ये 2500, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2600, ठीक है। तो 2600 उसका खर्चा हो जाएगा, ये हो गया आपका 1100 और ये 1500, 2600। तो देखिए टोटल खर्चा कितना हो गया इसका 2600। उसके बाद देखो आगे लोडिंग चार्जेस 250। तो देखिए सबसे पहले एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, फ्रेट रुपीज 1500, मरीन इंश्योरेंस है 850 और लोडिंग चार्जेस है 250। ये हो गया किसके खर्चे बेटा, कंसाइनर। कंसाइनर ने खर्चा किया फ्रेट 1500, आराम से समझिए। फ्रेट मतलब भाड़ा, रेलवे भाड़ा जिसको कहा जाता है। अगर से आपने गुड्स सेंड किया रेलवे से तो उस रेलवे को फ्रेट बोलते हैं, रेलवे भाड़ा जिसको कहा जाता है कैरेज। मरीन इंश्योरेंस मतलब आपने गुड्स में, गुड्स का जो इंश्योरेंस किया होगा वो मरीन इंश्योरेंस, और उसके बाद आपका आएगा लोडिंग चार्जेस। लोडिंग मतलब गुड्स को चढ़ाने के लिए जो खर्चा लगता है उसको बोलते हैं लोडिंग चार्जेस, यानी फैक्ट्री में से गुड्स ट्रक में चढ़ाएंगे तो उसको बोलते हैं लोडिंग चार्जेस 250। टोटल मिला के हो गया 2600। उसके बाद 180 यूनिट्स आर सोल्ड, तो बेटा ध्यान दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कितने यूनिट बेचा आपने, 180 यूनिट बेचा है। तो देखिए यहाँ पे आपने 180 यूनिट बेचा है, तो ध्यान दो सबसे पहले आपने यूनिट कितने सेंड किए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे आप यूनिट 200। ये कहाँ से है समझा क्या आपको, ये देखो ये जो 200 यूनिट है आपने सेंड किया था, ऊपर देखो 200 यूनिट सेंड किया था, 200 यूनिट सेंड किया था। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस तो 0 है, कितने यूनिट सेल किया उसने 180, तो ये आपने 180 बेच दिया, बचा कितना 20। ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकला समझा के पहले, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट है, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट है, ये अमाउंट नहीं निकला है। तो ध्यान दो सबसे पहले मैंने क्या किया, गुड्स सेंड किया, ये देखो 200 गुड्स मैंने सेंड किया 200। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा, और 180 यूनिट उसने क्या किया, सेल कर दिया। 200 में से 180 माइनस करेंगे इज इक्वल टू 20, तो दिस इज इक्वल टू 20, ये क्या हो जाएगा 20 यूनिट्स हो जाएंगे जिसका आपका क्लोजिंग स्टॉक, इसका वैल्यूएशन करना है। वैल्यूएशन करने के लिए सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स कि उस पर्टिकुलर यूनिट की कॉस्ट कितनी है। तो सबसे स्टार्टिंग के लाइन में आपको देखेगा कि जब आपने गुड्स सेंड किया था तो गुड्स सेंड करते टाइम उसका कॉस्ट कितना था बेटा 150, तो यहाँ पर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स, मतलब कितने यूनिट बचे बेटा 20 इंटू 150, क्योंकि हमें कितनी गुड्स की कॉस्ट निकालना है 20। देखो जो गुड्स हमारे फैक्ट्री में अवेलेबल है, कंसाइनी के गोडाउन में जितने गुड्स अवेलेबल है, यहाँ पे ध्यान दो कंसाइनी के गुड्स में कितने गुड्स अवेलेबल है बेटा, कंसाइनर ने 200 गुड्स सेंड किया था, बरोबर कंसाइनर ने 200 गुड्स सेंड किया था, बट कंसाइनी ने उसमें से 180 यूनिट बेच दिया, तो बचे कितने 20। अभी हमें कैलकुलेशन करना है 20 यूनिट का, जो भी हमारे पास 20 यूनिट है उसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ध्यान दो, सबसे पहले 20 यूनिट उसके रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग यूनिट का कैलकुलेशन करना है। एक यूनिट कितने का है बेटा, एक यूनिट है 150, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है एक यूनिट कितना कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट निकालना समझता है क्या बेटा, अगर से मेरे पास 20 यूनिट है और एक यूनिट का कॉस्ट है 150, तो 20 यूनिट का कॉस्ट कितना मुझे निकालना पड़ेगा, तो निकालो 20 इंटू 150, तो आंसर कितना आएगा बेटा 15 दूने 30, 3000 उसका आंसर आएगा। ये समझा आपको, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स, क्लियर इतना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स निकला, फिर अपन प्लस करेंगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर कैसे निकाला जाता है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, तो देखो 2600 उसके खर्चे हैं। अभी ध्यान दो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। अभी एक बात बताओ, 2600 उसने खर्चा किया है ना, किसने बेटा, कंसाइनर ने। अभी जो कंसाइनर है, कंसाइनर कौन है बेटा, जो गुड्स सेंड करता है। अभी कंसाइनर ने 2600 खर्चा किया है, तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, जो 2600 उसने खर्चा किया है वो 20 यूनिट के लिए कि पूरे 200 यूनिट के लिए। क्योंकि एक बात बताओ यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब उसने मान के चलिए कंसाइनर है, उसने कितने यूनिट सेंड किया था बेटा 200, ये 200 यूनिट है, 200 यूनिट मान के चलिए उसने कंसाइनर ने सेंड किया कंसाइनी को, तो 200 यूनिट भेजने के लिए उसने पूरा खर्चा कितना किया बेटा 2600, है ना। तो देखो अगर से उसने 200 यूनिट भेजने के लिए 2600 खर्चा किया है, तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे हमें कैलकुलेशन कितने यूनिट का करना है, हमें कैलकुलेशन करना है 20 यूनिट का। मतलब समझा कि आपको
तो पहले ध्यान से सुनो, ये देखो 200 यूनिट के लिए तो जो 2000 रुपये जो खर्चा है 2600, ये कितने यूनिट के लिए खर्चा है बेटा? 2600 यूनिट के लिए खर्चा है। 2600 ये 200 यूनिट के लिए खर्चा है। ये यूनिट का कॉलम हो गया और ये हो गया अमाउंट का कॉलम। तो पहले इधर ध्यान से समझो, तो 2600 जो यूनिट है अमाउंट, 2600 अमाउंट है, कितने यूनिट के लिए खर्चा किया है? 200, क्योंकि हमें पूरे 200 यूनिट का कॉस्ट नहीं चाहिए। तो बेटा एक बात बताओ, 2600 अगर से 200 यूनिट के लिए तो 20 यूनिट के लिए कितना खर्चा लगेगा? क्योंकि मेरे फैक्ट्री में यानी कंसाइनी के फैक्ट्री में कितने यूनिट बचे? तो यहाँ पे यूनिट बचे 20, तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा 20 का। तो टोटल जो खर्चा है वो 200 यूनिट के लिए, तो 20 के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। समझा कि मैंने क्या बोला? यहाँ पे अपने को करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ये जो 2600 जो खर्चा है ना बेटा, ये 2600 खर्चा पूरे यूनिट के लिए है, लेकिन मुझे पूरे यूनिट के लिए खर्चा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 यूनिट के लिए चाहिए। बिकॉज मेरे फैक्ट्री में कितने यूनिट्स, मतलब कंसाइनी के फैक्ट्री में कितने यूनिट्स बचे बेटा? 20। तो 20 यूनिट्स के लिए कितना अमाउंट बचेगा ये अपने को यहाँ पे निकालना है। ये समझा कि आपको? अगेन आई रिपीट माई सेंटेंस, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, ध्यान दो। जब कंसाइनर ने अपने फैक्ट्री से गुड्स निकाला था तो उसने अपनी फैक्ट्री से 200 यूनिट निकाला था, बरोबर? यस और नो? 200 यूनिट निकाला था, तो खर्चा वो कितने के लिए करेगा? 200 के लिए ही करेगा। समझ में आ गया? मतलब 2600 इज इक्वल टू फॉर 200, मतलब जो 2600 जो खर्चा है वो 200 के बराबर है। तो 20 के बराबर कितना? बिकॉज इन द गोडाउन ऑफ कंसाइनी के गोडाउन में कितने यूनिट बचे बेटा? तो सिर्फ और सिर्फ 20 यूनिट बचे, तो 20 का अमाउंट कितना वो निकालना पड़ेगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, यूनिट की जगह यूनिट रखेंगे तो अमाउंट की जगह अमाउंट निकलेगा। तो 20 के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब 2600 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 200। समझ में आ गया? कैलकुलेशन करो, ये 0 कटा, ये भी 0 कटा, ये कटा, तो 260 बचेगा आंसर आपका। तो देखो 2600, तो जितने यूनिट के लिए खर्चा किया उससे डिवाइड करेंगे और जितने यूनिट बचे उससे क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई। तो देखो टोटल खर्चा ऊपर आएगा 2600, कितने यूनिट है? तो 200 यूनिट है, क्योंकि उसने 200 यूनिट से एंड किया। कितने यूनिट बचे? तो जितने यूनिट बचे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 260 रुपये। आप कैलकुलेशन कैसे से करना आपको समझ में आ जाएगा। 2600 200 के लिए है तो मल्टीप्लाई मतलब 20 के लिए कितना? तो आंसर आ जाएगा आपका 260 रुपये। समझा क्या बेटा? ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स। पहले तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, गुड्स सेंड माइनस एबनॉर्मल लॉस और माइनस सेल। ये निकलने के बाद आपका यूनिट निकलेगा। यूनिट है 20 यूनिट का कॉस्ट कितना है? तो अपन ने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया 20 इंटू 150, तो आपका आंसर आया बेटा 3000। 2600 ये 200 यूनिट के लिए खर्चा, तो 20 के लिए कितना? ये अपन ने कर लिए। तो देखिए सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट है, अभी देखो एक्सपेंसेस पेड बाय हिम। 180 यूनिट्स आर सोल्ड बाय कंसाइनी एट ₹250 ईच। ये हमें काम का नहीं है। एक्सपेंसेस पेड बाय हिम, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन काम की नहीं, जो है वही लेंगे हम लोग। ठीक है, मैंने एंट्री समझाया नहीं, ये वाले प्रॉब्लम में एंट्री समझाऊंगा नहीं, वो अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम में पढ़ेंगे। इधर सिर्फ और सिर्फ अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? क्लोजिंग स्टॉक, कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ध्यान दो, एक्सपेंसेस पेड बाय हिम मतलब कौन बेटा? कंसाइनी ने खर्चा किया। अभी देखो अनलोडिंग चार्जेस है, तो यहाँ पे मैं बाजू में लिख देता हूँ कंसाइनी के खर्चे भी, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा कंसाइनी के खर्चे। तो देखो सबसे पहले अनलोडिंग चार्जेस कितना है? 200 रुपये। स्टोरेज कितना है? वापस से इसका 200। फायर इंश्योरेंस 150। और उसके बाद आएगा सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है बेटा? 100 रुपये। तो ये पूरा खर्चा है उसका। तो ध्यान दो, अभी यहाँ पे देखो ये खर्चे किसके बेटा? कंसाइनी के। ध्यान दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम कंसाइनी के खर्चे लेंगे तो कंसाइनी के खर्चे लेते टाइम सबसे पहले हमें यहाँ पे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लेना पड़ता है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लेते टाइम हमें सबसे पहले क्लासीफाई करना पड़ेगा कंसाइनी के टाइम। हाँ, कंसाइनर के टाइम कुछ भी क्लासीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके जितने खर्चे वो पूरे के पूरे लिया जाता है, क्योंकि उसके पूरे के पूरे खर्चे बेटा नॉन रिकरिंग होते हैं, इसलिए हमने उसका क्लासीफाई करने की मतलब वहाँ पे दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्चुअल जो दिमाग लगता है वो लगता है कंसाइनी के खर्चे पे। कंसाइनी जब खर्चा करता है तो रिकरिंग होता है और नॉन रिकरिंग ऐसे दोनों खर्चे होते हैं। तो हम जब कैलकुलेशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का, तो क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करते टाइम हमें सिर्फ और सिर्फ वही खर्चे लेना पड़ेगा जो नॉन रिकरिंग है। बट हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि रिकरिंग कौन सा है, नॉन रिकरिंग कौन सा है। रिकरिंग मतलब मैंने आपको समझा दिया था, रिकरिंग मतलब ऐसे खर्चे जो बार बार करना पड़ता है, और नॉन रिकरिंग मतलब जो वन टाइम करना पड़ता है। तो देखते हैं यहाँ पे वन बाय वन।
एक बार समझते पहले अनलोडिंग चार्जेस। अनलोडिंग चार्जेस का मतलब होता है ऐसे चार्जेस बेटा, अगर से आपने गुड्स को चढ़ाया तो उसको उतारने का खर्चा बोलते हैं उसको अनलोडिंग चार्जेस। मान के चले आपने 200 यूनिट सेंड किया, तो 200 यूनिट मान के चले आपने रेलवे से सेंड किया, तो रेलवे से उतारने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, अनलोड करना पड़ेगा। यानी गुड्स एक बार ट्रक में चले गए तो ट्रक में से आपको नीचे उतारने के लिए खर्चा तो लगेगा ना, तो उसको बोलते हैं अनलोडिंग चार्जेस। तो एक बात बताइए, जो 200 रुपये जो उसने खर्चा किया है, ये 200 रुपये अनलोडिंग चार्जेस एक बार करना पड़ेगा कि बार बार करना पड़ेगा? तो ध्यान से सुनो बेटा, अनलोड मतलब गुड्स को एक ही बार उतारना पड़ेगा और एक ही बार खर्चा लगेगा। मतलब जो अनलोडिंग एक्सपेंसेस है वो कौन सा है बेटा आपका, कौन सा खर्चा है बेटा? ये नॉन रिकरिंग। कौन सा बेटा? ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, क्योंकि अनलोडिंग का मतलब होता है गुड्स को उतारने के लिए वन टाइम ही खर्चा करना पड़ेगा, इसलिए वो अनलोडिंग नॉन रिकरिंग है। और मैंने नॉन रिकरिंग के कैटेगरी में लिख के भी दिया था, तो नॉन रिकरिंग के कैटेगरी मैंने लिख के दिया था कि अनलोडिंग कौन सा खर्चा है बेटा? नॉन रिकरिंग है। तो ये हो गया नॉन रिकरिंग। स्टोरेज मतलब गोडाउन रेंट होता है जो आपको बार बार करना पड़ता है, तो इसको बोलेंगे रिकरिंग। क्या बोलेंगे इसको बेटा? रिकरिंग। मतलब इसको नहीं लेंगे हम लोग। देखो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे, तो क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग ये नहीं लेंगे। स्टोरेज मतलब होता है गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट हर महीने पे करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं रिकरिंग। रिकरिंग खर्चा नहीं लिया जाता है। फायर इंश्योरेंस, ये भी आपको हर महीने पे करना पड़ता है, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये भी आपका कौन सा बेटा? रिकरिंग, इसका भी नहीं लिया जाएगा। और सेलिंग एक्सपेंसेस भी आपका कौन सा बेटा? रिकरिंग, ये मैंने आपको बताया था, तो ये भी नहीं लिया जाएगा। समझ में आ गया? तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा खर्चा लेंगे बेटा? 200 रुपये, जो कौन सा बेटा? नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पे हम लेंगे 200। समझा अभी आपको? ये 200 रुपये लिया मैंने, रुक जाओ अभी, ये 200। सबसे पहले मैंने क्या किया तो ध्यान दो, मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा? यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ कौन से खर्चे लेना पड़ेगा? नॉन रिकरिंग। ध्यान से सुनो और एक बार, नॉन रिकरिंग खर्चे लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले कंसाइनी के इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि रिकरिंग कौन सा है, नॉन रिकरिंग कौन सा है। तो यहाँ पे जो नॉन रिकरिंग है वो तो मैंने साइड में कर दिया, तो रिकरिंग कौन सा है ये भी साइड में कर दिया। तो ये जो 3 खर्चे ये कौन से बेटा? आपके रिकरिंग। और जो अनलोडिंग चार्जेस है ये 200 रुपये क्या है बेटा? आपका रिकरिंग, सॉरी नॉन रिकरिंग। तो ये 200 रुपये जो खर्चा है, अभी ध्यान दो, ये 200 रुपये जो खर्चा किया है कितने यूनिट के लिए किया है उसने बेटा? यूनिट और ये अमाउंट है ना, सेम लॉजिक। 200 रुपये 200 यूनिट के लिए, क्योंकि उसको पूरे गुड्स मिले तो पूरे गुड्स उसने नीचे उतारा होगा, तो 200 रुपये उसको खर्चा लगा होगा। लेकिन कंसाइनी के गोडाउन में कितने गुड्स बचे बेटा? मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो उसका गोडाउन में देखो ऊपर कितने गुड्स बचे? 20। तो 20 के लिए कितना? तो वापस से वही लॉजिक, तो दो आएगा आपका, तो 200 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो ये 200 कट गया, तो बचेगा आपका 20, तो ये हो गया आपका 20 रुपीज़। समझा बेटा ये? तो ये हो गया आपका पहला कैलकुलेशन। तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा आपका 3480 आपका, सॉरी 3280 आपका आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक समझा कैसे निकालते हैं इसको? तो ये हो गया आपका बेसिक प्रॉब्लम, है ना। जितना समझाऊंगा उसको कंसिडर कीजिए, और नहीं समझाऊंगा तो अपन करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन, तो वहाँ पे अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था इसलिए टाइम लग गया, आने वाले क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा। क्लियर इतना? आप इसको अच्छे से देखिए, वीडियो को वापस से रिवाइंड कीजिए, जहाँ पे नहीं समझा तो मुझे पूछिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है और इसके पहले आपने इसको कभी सुना नहीं था, तो इसको आपको हो सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट ऐसा डिफिकल्ट वगैरह कुछ होता नहीं है। बट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बीकॉम थर्ड सेम का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है और उसमें 2 टेक्निकल चैप्टर है, एक तो कंसाइनमेंट और एक तो इशू ऑफ शेयर, ऐसे 2 टेक्निकल चैप्टर है। तो उसको रेगुलर बेसिस पे कम से कम टाइम पे और अच्छे से उसको पढ़ना पड़ता है, तभी वो अच्छे से जमेगा। अगर से आप इसको थोड़ा सा लापरवाही करेंगे तो ये थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, मैं आपके ऊपर वॉच नहीं रख सकता। ठीक है, आपको खुद का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, यानी खुद आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए अभी कोई कुछ नहीं कर सकते। तो बेटा जय नहीं समझा, जो भी नहीं समझा, तो आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कभी भी बता सकता हूँ, बट आप कांटेक्ट कीजिए तो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर इतना? बट जब मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो बेसिक के क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसके बाद ये वाले जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आगे वाले, तो आपको अपने आप समझ में आएंगे। तो उसको अच्छे से देखिए तो आपको समझ में आएगा। और जहाँ पर भी आपको नहीं समझा तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए या कॉल कीजिए, दोनों भी चलेगा, तो मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। समझा बेटा? ये हो गया पहला बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आगे का बेसिक बचा है। ये वाली वीडियो में मैं आपको बेसिक पूरा डाल दूंगा, और अगर से आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी सभी की सभी क्लासेस, कॉलेजेस सब बंद है, तो कहीं ना कहीं ये आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। समझ में आ गया बेटा ये? तो चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।